Hello, everybody. How are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj. And today I'm going to have a discussion with you all on one of the important press release which has been recently released by IBBI on 4th of February 2025. So, guys, this press release is pertaining to the amendment in IBBI CIRP Regulation 2016. So, the press release is quite important, and this press release is pertaining to the amendment uh, in regulations of CIRP process. So, guys, we will be having a clear view of all those proposed amendment which has been made in CIRP regulations and how these amendments are going to uh, very much crucial for the real estate projects because the entire amendment is solely uh, related to the real estate projects. So we will be having discussion in this video about all key features of the amendment in the CIRP regulations, which has been made very recently in the month of February 2025. So first of all, let's have a look on the date of press release. It's the 4th of February 2025. So this is the date here, 4th of February 2025, and this is the press release number IBBI slash PR. PR stands for press release uh, oblique 2025 oblique 03, right? And the subject line of this press release is Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India insolvency resolution process for corporate person regulation 2016, right? So this is the subject line of press release, and first para of this press release is Insolvency and Bankruptcy Board of India has notified uh, the Insolvency and Bankruptcy Board of India insolvency resolution process for corporate person अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईबीपीआई ने नोटिफाई किया है क्या आईबीपीआई इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। तो जो आईबीबीआई से आईआरपी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 को नोटिफाई कर दिया गया है और ये जो अमेंडमेंट को लाया गया था ऑन 3rd of February 2025 को लाया गया था, ठीक है। सो अमेंडमेंट सीआरपी की जो रेगुलेशन है सीआरपी अमेंडमेंट रेगुलेशन, ठीक है। अमेंडमेंट रेगुलेशन जो है वो 2025 इशू किया गया था ऑन कब 3/2/2025 को, ठीक है। इस डेट पे अमेंडमेंट को इशू किया गया था। लेटर ऑन 4th of February 2025 को ये प्रेस रिलीज लाया गया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया था इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब मैं प्रेस रिलीज के ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ छोटा सा। शो चीज़ों को समझने में आसानी होगा क्योंकि अमेंडमेंट वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, एटलीस्ट 1 आवर के आसपास होगा, बट ये वीडियो इज़ क्वाइट स्मॉल होने वाली है और इसमें सारी कवरेज हो जाएगी हमारी जो भी अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। नाउ जो पैरा नंबर 2 है इस प्रेस रिलीज का, पैरा नंबर क्या कहता है वो देखेंगे। इसमें की हाइलाइट्स जो है अमेंडमेंट में जो लाया गया है उसकी सारी कवरेज देखने को मिल जाएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडिंग ओवर द पोजीशन। देखो, पोजीशन हैंडिंग ओवर की बात कहाँ पे आती है, वो एक चीज हमारे को देखना होगा कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होती है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की हम जब बात करते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि जो अलॉटीज होते हैं, आपको पता होगा, या तो होम बायर्स होगा, है ना, एचपी में कह रहा हूँ, स्पेस अलॉटीज हो सकते हैं। स्पेस अलॉटीज वहाँ पे होते हैं, सपोज करो कि कोई बिल्डर है, काफ़ी बड़ी लैंड को डेवलप करने जा रहा है, तो उसने लैंड एक्वायर कर लिया और
वहाँ पे प्लॉटिंग करके प्लॉट सेल करता है बायर्स को, ठीक है। तो स्पेस अलॉटीज है, जिसको स्पेस अलॉट की गई है, होम बायर हो गया, स्पेस अलॉटीज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा होम बायर्स स्पेस अलॉटीज हो सकते हैं, है ना। और कोई अदर डेवलपमेंट किसी तरीके से वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हो यदि की जा रही है डेवलपर के द्वारा, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि मॉल बना करके वहाँ पे मॉल बना दी गई है, या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, और वहाँ पे शॉप के तौर पे स्पेस को डेवलप किया गया है और उसको सेल किया जा रहा है। तो कह सकते हो वहाँ पे होम बायर्स हो, या फिर स्पेस अलॉटीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से और भी कोई जो बायर है वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो रही बात की, सपोज करो कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी है और वो कोई प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा था, एंड इन बिटवीन दैट बहुत सारे बायर्स की वहाँ पे बुकिंग हो गई थी, स्पेशल ऑडिट्स का बुकिंग हो गया है, और इन बिटवीन क्या हुआ कि सडनली कंपनी का इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाता है। अब इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होने के बावजूद प्रॉब्लम जो नॉर्मल तौर पे आती है वो आती है कि जो स्पेस अलॉटीज होते हैं, जो होम बायर्स होते हैं, उन्होंने पैसे अपने पे कर दिया है, और उनको क्या है, पोजीशन नहीं मिल पाता है। अब होता क्या है कि इस केसेस में जो बायर्स होते हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज बन जाते हैं। कुछ बायर्स 100% पेमेंट कर चुके हैं, कुछ एक पार्ट पेमेंट किया है। तो उन केसेस में जिन्होंने पार्ट पेमेंट किया है तो चलो वो थोड़ा कम सफर करेंगे, बट जिन बायर ने 100% पेमेंट कर दिया है वो थोड़ा ज़्यादा सफ़र करते हैं। रीज़न बीइंग कि उनके जितने भी फंड्स था वो ऑलरेडी बाय डेवलपर को जा चुका है ना। बट उनको पोजीशन नहीं मिल पाया। अब वो क्या ड्यूरिंग द सीआरपी उनको पोजीशन मिल भी नहीं पाते थे, बिकॉज अनटिल अनलेस की कंपनी का रेजुलेशन है हाउ दे विल बी गेटिंग द प्रोजेक्ट, राइट। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी समस्या था, और बहुत ही कह सकते होते कॉम्प्लेक्स इशू हुआ करता था रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, ठीक है। बट सडनली आईबीबीआई ने इस चीज़ को समझा, और जो वो अमेंडमेंट है इसको लाया गया है। तो this amendment is very much beneficial amendment for entire real estate प्रोजेक्ट जो कि इंसॉल्वेंसी में चल रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी बेनिफिट्स मिल जाएंगे बायर्स को, ठीक है। तो अब इसमें अमेंडमेंट में क्या कहा गया है उस चीज़ को समझो। एक जनरल डिस्कशन हमारा हो गया। अब इसमें एक कहा जा रहा है कि द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर obtaining अप्रूवल from committee of creditors and upon fulfillment of all the obligation by the home buyers can now hand over the position of plots। जो प्लॉट्स की पोजीशन है उसको क्या कर सकता, हैंड ओवर कर सकता है। प्लॉट्स की पोजीशन अपार्टमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, टू द होम बायर्स वाइल द रेजुलेशन प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। रेजुलेशन प्रोसेस चल रहा है, उसी दरमियान जो रेजुलेशन प्रोफेशनल है प्लॉट्स की, अपार्टमेंट्स की और बिल्डिंग्स की क्या कर सकता है, पोजीशन को दे सकता है। द डिस्ट्रेस्ड होम बायर्स वुड नॉट हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ इन ऑर्डर टू गेट द पोजीशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। इससे क्या हो जाएगा कि जो डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट की होम बायर्स हैं उनको लंबे समय तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इस प्रोविजन के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ही कैन गिव द पोजीशन टू द बायर्स। बट गाइस इसके ना कुछ एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस ये है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एच बी है होम बायर्स रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, आरपी रिक्वेस्ट टू आरपी, आरपी को रिक्वेस्ट करेगा। अब इस आरपी क्या करेगा, होम बायर्स की जो प्रपोजल है ना, प्रपोजल को सीओसी में रखेगा, है ना, सीओसी मीटिंग में रखेगा। उसके बाद थर्ड क्या है, सीओसी इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। रिक्विजिट वोटिंग से सीओसी इसको अप्रूव करेगी, देन जा करके ये प्रोसेस को कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आरपी स्टार्ट कर देगा पोजीशन देने के लिए, ठीक है। एक ही कंडीशन है, सीओसी अप्रूव करेगा। थर्ड फोर्थ वन इसमें रिक्वायरमेंट है कि जो होम बायर्स की रिक्वायरमेंट था, होम मतलब ऑब्लिगेशन, होम बायर की ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ होम बायर्स, वो क्या है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसमें मतलब टर्म्स ऐसे नहीं है जो कि होम बायर्स को फुलफिल करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कौन सी टर्म्स होंगे, क्या होम बायर्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। तो गाइस देखो, जब
बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट की जाती है, तो दे आर द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच हैज टू बी मेड बाय द होम बायर्स एज वेल एज द डेवलपर्स, और जो बिल्डर है उसको। तो वो जो टर्म्स होते हैं ना बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, उसमें ये है कि पोजीशन तभी हैंड ओवर किया जाएगा जब 100% पेमेंट एंड अदर जो भी चार्जेस हैं अप्लीकेबल, वो बायर के द्वारा पे कर दी जाती है, तो जाकर के उनको पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, और इन केस यदि होम बायर्स ने 100% पेमेंट कर रखा है तब तो उनको पोजीशन दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट यदि वो 100% पेमेंट ही नहीं दिए हैं तो दे विल हैव टू मेक द पेमेंट, इंटायर पेमेंट टू द बिल्डर्स, टू द आरपी। देन आरपी कैन प्रोसीड फॉर द पोजीशन और रजिस्ट्री जो भी है, तो वो वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट pertaining to the handover of the possession of the units in the real estate project to the buyer। होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल पाएगा। अब इसके सारे प्रोविजंस आपको अमेंडमेंट में मिले, अमेंडमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसमें देखने को मिलेगा, बट मेजर चीज़ यहाँ पे जो था हमने कवर कर लिया। नाउ वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द पैरा नंबर 2.2, जो है अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर। देखो गाइस, इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले मैं नॉर्मली आपको ये बता दूं कि दिस इज आल्सो फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए ही है। ये जो अमेंडमेंट लाया गया है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए ही अप्लीकेबल है कंप्लीटली। और इसमें है क्या कि आपको पता है, जनरल बातें मैं कर रहा हूँ अभी। अ, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ही क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कहा गया है। ठीक है, अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं ना, इसके भी सब क्लासेस होते हैं। ठीक है, सब क्लासेस होते हैं। अब इनके सब क्लासेस कैसे होते हैं वो बताओ, बताता हूँ मैं। कि सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट है, एक कंपनी है, इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। ठीक है, एंड वो सारे प्रोजेक्ट्स क्या है, इंसॉल्वेंसी के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पे है क्या कि प्रोजेक्ट, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होम बायर्स के हैं उसके सब अदर अदर सब अदर प्रोजेक्ट, कह सकते हो कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए के अंदर जो है वो सभी जो अपार्टमेंट है वो 2 BHK का है। प्लॉट थ्री, प्रोजेक्ट बी के अंदर जो 3 BHK का है, प्रोजेक्ट सी के अंदर 4 BHK का है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो बायर्स होते हैं, कह सकते हो, इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकती है। हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे दो क्लासेस कर देते हैं कि इंटायर प्रोजेक्ट जो है उसमें जो वायर है दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक वो वायर्स जिन्होंने पेमेंट 100% कम करी है, दूसरे वायर्स जिन्होंने पेमेंट 100% कर दिए कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लासेस बन गए, एक तो जिनकी पार्ट पेमेंट आई है और दूसरी जो इंटायर पेमेंट आई है। ठीक है, तो दो यहाँ पे क्लासेस हो गए। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो क्रेडिटर्स है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, उनके दो क्लासेस यहाँ पे बन रही है। एक वो क्रेडिटर्स जिन्होंने पार्ट पेमेंट किया है एंड अदर वो क्रेडिटर्स जिन्होंने इंटायर पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटायर पेमेंट वाले हैं और जो पार्ट पेमेंट वाले हैं, उनके पास अब नाउ दे कैन रिक्वेस्ट टू द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कि उनके क्या अपॉइंट कर दिया जाए, फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दिया जाए। क्लास ए और क्लास बी जो दोनों ही टाइप के होम बायर्स हैं, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर दिया जाए। एंड द फैसिलिटेटर विल play a very pivotal role for just communicating on behalf of the each class of creditors to the AR as well as the COC members। तो यही है कि यहाँ पे सब क्लासेस के लिए फैसिलिटेटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी, और ये जो फैसिलिटेटर होंगे दैट विल बी अदर दैन द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अराइजेस हियर इज दैट कि फैसिलिटेटर कौन हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे फैसिलिटेटर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकता है, बट यदि फैसिलिटेटर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा तो देयर वी विल हैव टू इंश्योर समथिंग इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, जो आईपी होगा हु विल नॉट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआर, एआर इनके फैसिलिटेटर नहीं हो सकते। तो
कह सकते हो आईपी अलग होनी चाहिए। सेकेंडली आईआरपी जो है वो भी फैसिलिटेटर नहीं हो सकता, आरपी है वो भी फैसिलिटेटर नहीं हो सकता। तो जो कंपनी की आईआरपी, आरपी और एआर है, दैट दे कैन नॉट बी द फैसिलिटेटर ऑफ द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, एक चीज तो आपको समझ में आ गया। तो आईपी हो सकता है फैसिलिटेटर, दैट बट द पर्सन जो आईपी है वो ए आर आई आर पी आर पी नहीं हो सकता। सेकंड, अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी द फैसिलिटेटर। यहाँ पे जो लिखा गया है कि आईपी भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है, तो अदर पर्सन कैन बी एनी वन। ठीक है, तो फैसिलिटेटर अदर पर्सन को भी अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लैंग्वेज। द फैसिलिटेटर कैन नाउ बी अपॉइंटेड फॉर द सब क्लासेस। सब क्लासेस मीन्स मैंने जो यहाँ पे बताया क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए जो वो हो गया कि पार्ट पेमेंट किया, क्लास बी वो जो इंटायर पेमेंट कर दिया। ठीक है, विद इन द लार्ज creditor creditor classes, ठीक है, such as the home buyers, to ensure their effective participation. The purpose of appointing facilitator is to have a effective participation in insolvency resolution process. ठीक है, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके। एंड द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटेटर इंक्लूड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव and the creditors assigned to him, and providing information and clarification to the creditors about the insolvency resolution process. Guys, तो जो मेन पर्पस होने वाला है, जो मेन काम होने वाला है फैसिलिटेटर का, वो की टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस बिटवीन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड द क्रेडिटर्स असाइंड टू हिम। जिस भी क्लास की बुक क्रेडिटर्स हैं उनके कंसर्न्स को कम्युनिकेट करना किसको, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट to entire class of creditors before COC members। COC में COC members के बीच और COC में वो उनके कंसर्न्स को कौन रखेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। बट जो पर्टिकुलर सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनके कंसर्न्स एआर तक कौन पहुंचाएगा, जो फैसिलिटेटर अपॉइंट किया गया है। बिकॉज गाइस जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स हो सकते हैं, अलॉटीज हो सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द एआर टू हैव अ कम्युनिकेशन विद ईच class of creditors, because it becomes quite difficult to have a communication with all the creditors. So in that cases what will happen, सब क्लासेस बन जाएंगे क्रेडिटर्स का और उन सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की अपनी फैसिलिटेटर होगा। एंड वो फैसिलिटेटर एआर के साथ कम्युनिकेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशंस जो भी है, एंड उसको सीओसी तक पहुंचाएगा। ठीक है, नाउ अब आपके दिमाग में यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जो क्या फैसिलिटेटर होगा, कौन अपॉइंट हो सकता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या फैसिलिटेटर सीओसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो यस, फैसिलिटेटर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सीओसी एज वेल। थर्ड, एक और इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि कब फैसिलिटेटर की अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो गाइस देखो, फैसिलिटेटर अपॉइंट करने की एक अपनी क्रेडिट नॉर्म्स दी गई है कि कब अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखो कि सर्टेन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ होनी चाहिए सब क्लासेस में, तभी जा करके होगा। वो आपको अमेंडमेंट से देखने को मिल जाएगा, और आप उसके बारे में डिटेल्ड में आपको जानना है तो हमारे जो अमेंडमेंट वाली वीडियो है उसको देखें, वहाँ पे हमने पूरा बताया है कि कब फैसिलिटी अपॉइंट किया जाएगा और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यू कैन ऑल्सो रेफर माई वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर यू विल बी गेटिंग कि when the facilitator can be appointed। one thing is very much clear कि फैसिलिटेटर तभी अपॉइंट किया जाएगा जब एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे क्रेडिटर्स है और उनकी सब क्लासेस बन रही हो। ठीक है, और सब क्लासेस कैसे बनती है, मैंने एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे बता दिया। पार्ट पेमेंट और इंटायर पेमेंट दोनों क्रेडिटर्स को एक साथ हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज दे हैव देयर सेपरेट कंसर्न्स। जिन्होंने पार्ट पेमेंट कर रखा हो सकता है उनकी कंसर्न कुछ और हो, बट जिन्होंने 100% पेमेंट कर दिया, इंटायर पेमेंट कर दिया, देयर माइट बी दे हैव द डिफरेंट कंसर्न्स। सो यहाँ पे ये चीजें होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द pertaining to the appointment of facilitator। now हमारा जो थर्ड है 2.3 की अमेंडमेंट है, वो देखते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द रियल स्टेट प्रोजेक्ट। देखो जो गाइस ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। सो
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, सीओसी कैन नाउ इनवाइट रेलिवेंट लैंड अथॉरिटीज सच एज नोएडा, ठीक है, हुड्डा, जिनको लैंड के ऊपर अथॉरिटी है, जिनके पास अथॉरिटी है लैंड के ऊपर, एंड दे गिव द लाइसेंस टू द बिल्डर्स टू डेवलप दैट एरिया, ठीक है। It is sector to the meeting for their inputs and perspectives on the regulatory and land development related matters, ठीक है। जब हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में किसके पास, जो नोएडा के अंदर लैंड के ऊपर जो इंटायर राइट दी गई है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, ठीक है। इफ द बिल्डर इज हैव टू डेवलप प्रोजेक्ट्स, देन उसको वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड देन ही कैन दे कैन डेवलप प्रोजेक्ट्स ऑन इन द नोएडा। तो कोई भी बिल्डर है, उसको क्या करना पड़ता है कि जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी यदि बिल्डर्स को कोई लैंड पे डेवलपमेंट करनी है, या अदर इन द फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल स्पेस और रेजिडेंशियल्स जो भी है, तो first of all, builder need to approach to the land development authority, that is Lucknow Development Authority, and once builder get the permission from LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यदि नोएडा में किया जा रहा है तो नोएडा अथॉरिटी के साथ से, गुड़गांव में किया जा रहा है तो हुड्डा से परमिशन लेने के बाद, once the builder get the permission, then they can further start commencement of their development projects, चाहे वो कॉमर्शियल स्पेस डेवलप करना है या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट्स को वहाँ पे डेवलप करने हैं, वोट, ठीक है। तो वही क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जब जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कंपनियां होती है वो इंसॉल्वेंसी में आ जाती है, तो उस प्रोजेक्ट के जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होंगे, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटीज जो होंगे, उनको मीटिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है। इट इज टू देयर मीटिंग फॉर इनपुट एंड प्रोस्पेक्टिव्स। इनको मीटिंग में बुलाने के पर्पस क्या होता है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके इनपुट्स और उनके प्रोस्पेक्टिव्स pertaining to the regulatory and land development related matters को जानने का होता है कि क्या कंसर्न्स हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्या इनके इनपुट्स हैं, जो सो कि जो प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में आ गया है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, what they are having their own concerns pertaining to those projects which is under insolvency. So the purpose of inviting these concerned authorities in COC meeting is only to know about their perspectives and their inputs pertaining to the projects which is going in the insolvency, ठीक है। अब क्या होगा, participation of land authorities would not only enhance the viability and facility of resolution plans but also build confidence among the home buyers and their stakeholders in the resolution process, guys. This is very much important because once the land development authorities जो हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं सीओसी में, एंड दे गिव देयर फीडबैक एंड देयर प्रोस्पेक्टिव्स एंड इनपुट्स to the COC members, this is certainly going to have a कह सकते हो कि increased confidence in the resolution process because एक बार यदि हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो आकर के अपने इनपुट्स दे रहे हैं, तो certainly this is quite good for the real estate authorities, right? तो बस इनका मेन पर्पस यही है, दे विल कम इन टू मीटिंग, दे वॉन्ट बी हैविंग एनी वोटिंग राइट्स, उनका वोटिंग राइट्स कुछ भी नहीं होगा, और दे विल कम इन द, दे विल बी इनवाइटेड इन द सीओसी, एंड simply they will ask about their perspectives, their inputs pertaining to the projects which is going in the insolvency. guys, इसको भी आपको जो सारा डिटेल्स है देखने को मिल जाएगा हमारे डिटेल वीडियो में, ठीक है। एंड नाउ clear हो गया। now we will have look at para 2.4, and this para is for the report on real estate development rights and permission। देखो ये रिपोर्ट
कौन बनाएगा? तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल must now prepare a detailed report on the status of the development rights, approvals, and permissions for the real estate projects within 60 days from the insolvency commencement. ठीक है? This will provide clarity upon the project's viability. They are helping, thereby helping the creditors make informed decision in the timely manner. तो guys देखो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केसेस में एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट अपॉन की गई है किसके ऊपर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो आरपी व्हाट विल आरपी एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट कब बनाएगा? विद इन 60 डेज, ठीक है, विद इन 60 डेज ऑफ ICD, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। शो आरपी को एक रिपोर्ट बनाना है। जब आरपी की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके अपॉइंटमेंट से विद इन 60 डेज ऑफ ICD, तो मतलब जिस भी दिन सीआरपी स्टार्ट होती है उस डेट को ICD कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बोला जाता है। और वहां से 60 डेज के अंदर एक रिपोर्ट बना करके क्या है, सीओसी के दी जाएगा, सीओसी को सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और उस रिपोर्ट में क्या करना है? उस रिपोर्ट में ये देना है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी के अंदर चल रही है और उस प्रोजेक्ट के अंदर किन किन अप्रूवल को ली जानी थी बिल्डर के द्वारा, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव अ डेवलपमेंट राइट्स ऑन द लैंड। तो कौन कौन से राइट्स लेना था, कौन कौन से अप्रूवल लेना था, उसमें से कौन कौन सी अप्रूवल ले ली गई है, परमिशन ले ली गई है, और कितने परमिशंस अभी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट्स। अब देखो, यदि एक क्लियर रिपोर्ट मिल जाएगा सीओसी मेंबर्स को कि इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए certain approvals were required to be taken by the home buyers, बट वो अप्रूवल्स को नहीं लिया गया है या फिर पेंडिंग है, ले जाना है या फिर प्रोसेस में था, और उसके दरमियान ही इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा कि सीओसी विल proceed further to take the with the help of the resolution professional to take the approval from concerned authorities, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो रिमेनिंग अप्रूवल्स, परमिशंस और कह सकते हो कि अथॉरिटी से ले रहा था वो हमारे को मिल जाएगा। अब इससे की क्लैरिटी मिल जाएगा, है ना, कि हम क्लैरिटी ये मिल जाएगा कि कब हम इस प्रोजेक्ट को आगे स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, है ना, जब हमारे को परमिशन मिल जाएगा। परमिशन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या उसको कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं उसमें या फर्दर काम नहीं कर सकते हैं। तो दिस रिपोर्ट भी कह सकते हो कि एक बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, सीओसी के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, इन ऑर्डर टू हैव द क्लैरिटी अबाउट द प्रोजेक्ट्स की क्या परमिशन अभी रिमेनिंग है जो कि obtain करनी है कंसर्न अथॉरिटी से। सो दिस इज ऑल अबाउट pertaining टू द टेकिंग अप्रूवल्स फ्रॉम अथॉरिटीज, ठीक है। अब आप ही सोचो कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को कितने परमिशन लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, रेरा से लेना पड़ सकता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस हमारे को लेने पड़ते हैं, लिफ्ट लाइसेंस हो सकता है, फायर वाले से लेना होता है, और भी सीवेज वाले से लेने होते हैं। देयर आर सो मेनी अप्रूवल्स विच is required to be taken by the developers in order to commence the project और उसको फाइनली पोजीशन देने होम बायर्स को बना करके देने तक। तो वो सारे जितने भी अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका डिटेल लिस्ट होनी चाहिए, और कौन से अप्रूवल मिल गया, कौन से अप्रूवल नहीं मिले, कौन सा प्रोसेस में है, तो वो चीज़ को हमारे को पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या हुआ करता था कि हमारे को पता नहीं होता था कि कौन कौन से अप्रूवल प्रोजेक्ट में चाहिए, कौन कौन से अप्रूवल मिल गए हैं, कौन से अप्रूवल अभी नहीं मिले हैं, तो डिफिकल्टीज होता था। बट नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर दैट कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है कि विद इन 60 days फ्रॉम द ICD दे विल ही विल प्रिपेयर रिपोर्ट pertaining to the approvals and approvals and required from the authorities, and they will place the same before the COC and also to the NCLT as well। आप अमेंडमेंट में देखोगे तो वहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली बताया गया है। नाउ नेक्स्ट जो पैरा है 2.5, ये क्या कहता है? रिलैक्सेशन ऑफ रियल एस्टेट अलॉटीज।
कुछ एक रिलैक्सेशन दी गई है किसको, रियल एस्टेट अलॉटीज को। कौन देगा रिलैक्सेशन? तो ये जो रिलैक्सेशन है वो सीओसी देगी किसको, रियल एस्टेट अलॉटीज को। कब देगी? जब वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी हैव नाउ बीन empowered टू रिलैक्स द सर्टेन कंडीशंस फॉर association or group of home buyers to participate in the as a resolution applicant in the insolvency resolution process. This includes relaxation in eligibility criteria. First one is eligibility criteria है, उसमें इनको relaxation दिया गया है. Second, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को लेकर के किया गया है. और थर्ड वन डिपॉजिट्स फॉर सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान्स. तो यदि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो अलॉटीज हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं, दे आर सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. इन सच केसेस सीओसी इज इन्फॉर्म्ड टू रिलैक्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इनके लिए एक डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जाएगा दैट कह सकते हो कि लेस स्ट्रिंजेंट, और उसमें जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और ईएमडी जो होती है वो नहीं देने हैं, और बिट बॉन्ड देने होते हैं वो भी नहीं देना है. तो ये सारे चीज़ों में रिलैक्स कर सकती है सीओसी. इनके पास पावर है, ऑल्दो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट सीओसी थिंक्स दैट यस दिस norms should be uh, uh, these norms are not required to be complied by the real estate authorities. तो दे कैन अप्रूव दैट. तो ये कह सकते हो कि एडिशनल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आपको रियल एस्टेट अलॉटीज के लिए अब दिन बताना पड़ेगा जब हम लोग क्यूआई की प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर आरएफआरपी बना रहे होंगे. तो वी विल हैव टू जस्ट कंसीडर दिस अमेंडमेंट एज वेल. नाउ मॉनिटरिंग कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. ऑल दो गाइज देखो, रेजोल्यूशन प्लान के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी की प्रोविजंस रखा जाता था और मॉनिटरिंग कमेटी बनाया भी जाता था. ठीक है, तो कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स सीओसी मस्ट नाउ कंसिडर फॉर्मिंग अ मॉनिटरिंग कमिटी टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज द implementation of the resolution plans. The committee, which may comprise the resolution professional and prospective creditors and sorry representative of the creditors and successful allottees. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमसी के अंदर, मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर तीन लोगों होगा. एक तो आरपी आरपी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स, और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरए, और आरए ही होगा ना, रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, आरए. सो दीज थ्री पर्सन्स कैन बी द मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग कमिटी. ऑल्दो ऐसे ही बनाया जाता था, ये प्रैक्टिस ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा था, है ना. एंड मस्ट सबमिट द क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. जो यहाँ पे एड ऑन किया गया चीज़ें कि जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी, है ना, तो मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट जाएगी एवरी क्वार्टर टू द एनसीएलटी, और उसमें दे विल हैव टू क्लियरली मेंशन कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. ठीक है, तो ये द प्रपोजल एम्स टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ द अप्रूव्ड प्लान्स. पर्पस इसका ही है कि जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दी गई है उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो अकाउंटेबिलिटी है दैट कैन बी इंश्योर्ड फॉर द मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी. सो इससे क्या होगा कि कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो जाएगा, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन में और भी चीज़ें आसानी से मतलब प्रोसीड किया जा सकता है. ठीक है गाइस, तो इसके अंदर और भी कई एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे कि मॉनिटरिंग कमेटी में क्या आरपी है उसको अपॉइंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, आरपी को अपॉइंट किया जाएगा तो उनका क्या फी होगा. ऑल these things I have discussed in my detailed videos. There you can check out. And next, MSME registration status. MSME registration status. देखो, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो फॉर्म जी इशू करते हैं, फॉर्म जी फॉर इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान्स, उसके अंदर अभी तक हम लोग एमएसएमई की डिटेल्स मेंशन नहीं करते थे, जिससे ये कई एक बार कंफ्यूजन होता था. जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते थे, दे कुड नॉट इवन गेट आइडिया अबाउट कि क्या एमएसएमई है या नहीं है. तो अब इसमें
एक आसान सा तरीका ढूंढा गया है कि जो फॉर्म जी होगा उसमें ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं उनको पता रह सके कि जो एंटिटी है उस एंटिटी के स्टेटस क्या है, वेदर दैट एंटिटी इज एमएसएमई और नॉट। एमएसएमई होगी तो दे विल बी गेटिंग देयर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड इफ दे आर नॉट एमएसएमई देन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन नहीं किया जाएगा। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि कई एक ऐसे केसेस में ये डिस्प्यूट आता था कि वो एमएसएमई ऐसी डेट पे नहीं था, है ना। तो अब लोगों को ये चीज का समाधान मिल जाएगा, बिकॉज फॉर्म जी itself will be containing एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। गाइस, ये तो हमारा एक बहुत ही कह सकते हो कि छोटा सा वीडियो है और इसमें सारे कवरेज आपको नहीं मिला होगा, यस, बट ब्रॉडर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जो आईवीपीआई की सीआरपी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के अंदर लाया गया है, इसके अंदर ही टोटल 7 अमेंडमेंट की गई है, बट इसको और डिटेल्ड वे में आपको कवर करना पड़ेगा। तो या तो आप अमेंडेड रेगुलेशंस को देखने होंगे, बिकॉज दे आर द सर्टेन न्यू रेगुलेशंस जो पहले नहीं हुआ करता था उसको इंसर्ट किया गया है, और आपको थोड़ा सा वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि इसका क्या डिटेल प्रोसीजर्स है। इसमें तो चलो आपको सिर्फ मतलब क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया है उसका हेडिंग्स पता चल गया है, बट डिटेल प्रोसीजर्स यहाँ पे कवर नहीं की गई है। और यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई वीडियो विच इज़ ऑन द यूट्यूब, उसमें मैंने डिटेल्ड वे में सारा चीज़ें को डिस्कस किया है, सभी पैरास को, सभी न्यू जो रेगुलेशंस लाई गई है। तो प्लीज़ रेफर अमेंडेड रेगुलेशंस, और आपको वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको एक क्लियर आउटलुक मिल जाएगा कि क्या अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। होप कि आपको इसमें कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।